हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक पल्स बाय रोनित। मेरा मेन एम है मैं आपकी पोर्टफोलियो को ओवरऑल पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करूं थ्रू डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग और इन्फॉर्म डिसीजन। आज की वीडियो में हम करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में डिस्कस करेंगे, मार्केट पर उसका इम्पैक्ट समझेंगे और इस टाइम पर इन्वेस्टर को क्या स्टांस रखना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। मार्केट में अनसर्टेनिटी के टाइम इमोशनल डिसीजन लेने के बजाय फोकस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट और अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने पर। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम आ गए हैं निफ्टी 50 के चार्ट में। इधर हम देख लेते हैं जो जो रेजिस्टेंस जोन है उसको चेक कर लेते हैं। तो पहला सपोर्ट और इमीडिएट डेली सपोर्ट मान सकते हैं हम 23,353। ये है हमारा इमीडिएट डेली सपोर्ट। एक चीज डिस्क्लेमर में देना चाहूंगा, निफ्टी 50 का मूव से आपका स्टॉक से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करोगे तो वो ये नेगेटिव होगा तब भी आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव हो सकता है। बट ये क्या है, एक ब्रॉडर मार्केट का एक चाल आपको बताता है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये नेगेटिव होगा तो वो इनडायरेक्टली रिलेट रहता है। ये भी गिरेगा तो मोस्ट प्रोबेबली आज नहीं तो कल आपका पोर्टफोलियो फिर डाउन होगा। हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ठीक है, हम ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाएंगे, बट स्टिल हम कुछ कुछ रेफरेंस लेंगे जो टेक्निकल गाय जितने रहते हैं, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड हैं। तो कहीं ना कहीं हमको सब चीज को सीखना पड़ेगा। ठीक है, 6 मंथ में ऑलमोस्ट ये कितना करेक्ट हो चुका है, अभी 10% करेक्ट हुआ है। ठीक है, ऑल टाइम हाई से अभी लास्ट टाइम 12% करेक्ट हुआ था। ठीक है, तो 23,000 एक वीकली सपोर्ट हम मान सकते हैं और अप्रैल बॉटम बना था 22,165 पे। ठीक है, यहाँ पर हाई एमटीएफ स्ट्रेस जोन होता है। एमटीएफ आपको पता है, मार्जिन ट्रेडेड फंड। जितने एमटीएफ में खेलते हैं ये वाला जो लेवल है इसके नीचे आएगा तो बड़ी गिरावट आ सकता है। ठीक है, तो ये एक लेवल है 22,165। एमटीएफ को हम थोड़ा समझ लेते हैं कि है क्या, मार्जिन ट्रेडेड फंड। ठीक है, जब मार्केट नीचे आता है तो क्या होता है, एमटीएफ वाले इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो भी गिरता है। ठीक है, क्योंकि एमटीएफ में ब्रोकर का पैसा भी लगा होता है, तो ब्रोकर कंटिन्यूअसली कोलेटरल वैल्यू मॉनिटर करता है। इस लेवल के आसपास इन्वेस्टर को मार्जिन मेंटेन करने के लिए या फंड या होल्डिंग ऐड करने के लिए अलर्ट आ सकता है। हमारे पास फंड लिमिट होता है। ठीक है, जब नीचे जाता है मार्केट, पानी करके आधा लोग सेल कर देते हैं। ठीक है, बट एमटीएफ में क्या है, आपको कुछ मिनिमम फंड आपको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, लेट से कोई मेंटेन नहीं करता तो क्या होता है, लेट से किसी के पास फंड नहीं है तो ब्रोकर क्या करता है, डायरेक्टली स्क्वायर अप कर देता है। जब ब्रोकर डायरेक्टली स्क्वायर अप कर देता है तो उसमें क्या होता है, पैनिक क्रिएट होता है और मतलब स्टॉक जितना गिरना चाहिए उससे ज्यादा गिरता है। ठीक है, ये जो जोन है 22,165 ये थोड़ा मेजर जोन है, उसके नीचे जाएगा तो फिर मेजर गिरावट आ सकता है। आज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हम तो टेक्निकल में ज्यादा जाएंगे नहीं। हमारा काम क्या है, जहां पर मेजर गिरावट है वहां पर हम कुछ क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर लास्ट टाइम ऐड हुआ था, कौन कौन इधर ऐड किए थे, मैक्सिमम लोग किए ही नहीं होंगे। आई एम 100% श्योर। जब लास्ट टाइम गिरावट हुआ था लोग 12,000 18,000 ये सब बात कर रहे थे, बट 22,000 से बाउंस बैक करके चला गया। ठीक है, अभी करंट सिनेरियो में लेट से यहाँ तक गिरावट आया, 23,300 तक गिरावट आया। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाले ना, आप ट्राई करिए नंबर ऑफ स्टॉक आप रिड्यूस कर दीजिए इस टाइम में। ठीक है, इस टाइम में लेट से आपके पास होल्डिंग लेट से 10 लाख के नीचे है और आप 20 स्टॉक में पैसा डाल के रखे हो, तो एटलीस्ट रिड्यूस टू 10 नंबर ऑफ स्टॉक। लेट से आपका ज्यादा पोर्टफोलियो का वैल्यू है तो आप बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है, बट ट्राई करिए एटलीस्ट 10 to 15 स्टॉक रखिए। और आपका लेट से 5 लाख के नीचे है पोर्टफोलियो वैल्यू तो 5 और 6 हार्डली रख। तो जितना कम रखेंगे उसमें क्या है, आपका फंड भी रहेगा आपके पास। जब गिरावट आएगा, मेजर गिरावट आएगा, ठीक है, लेट से गिर गया ये अराउंड 22,000 और 20,000 आ गया, उस टाइम में आप लगा सकते हैं। ठीक है, जब मार्केट बढ़ रहा होगा उस टाइम में मत लगाइए, जब गिरावट होगा ये मेजर करेक्शन में आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालिए। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं यूएसडी आईएनआर चार्ट। ये ऑलमोस्ट 97 तक टच कर गया था। ठीक है, अभी वो डाउन होके 95 हो गया। तो आप सुने होंगे कि आरबीआई अनाउंस $5 बिलियन US आईएनआर स्वैप ऑक्शन ऑन May 26 टू इंजेक्ट लिक्विडिटी। ठीक है, ये May 26 को होगा। ठीक है, तो लिक्विडिटी हमारे सिस्टम में आएगा, आईएनआर अप्रिशिएट करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये गिर रहा है। आप देख सकते हैं कि सेंट्रल बैंक अराउंड $9.8 बिलियन सोल्ड कर चुका है US डॉलर और इंडिया रुपी को बचाने के लिए। जब तक कि ईज नहीं हो जाता, अराउंड 85 के नीचे ना आ जाता, तो उसने बोल सकते कि हम एफआईआई अभी आएगा नहीं आएगा। अभी मेन इशू हमारे पास है यूएसडी आईएनआर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो जितना ये वैल्यू अभी गिरेगा हम हमारे इंडिया के लिए सही है। ठीक है, बट ये कब होगा
कब नीचे आएगा इस किसी को भी आइडिया नहीं है, ठीक है। हमारा मेन कंसर्न क्या होना चाहिए, हम अच्छे स्टॉक में रहेंगे, ठीक है। तो लेट्स से आपका अभी भी स्टॉक पोर्टफोलियो नेगेटिव है, तो आपको ठीक से चेक करना पड़ेगा आपको कि आप अच्छे स्टॉक में हो कि नहीं है, ठीक है। लेट्स से आपको लग रहा है ना ये स्टॉक खराब है, तो आप एटलीस्ट लॉस में भी निकाल सकते हो अभी, क्योंकि अभी पैसा चाहिए आप। कोई भी स्टॉक का ओवरऑल रिटर्न 20% से ऊपर है, मतलब वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आप R&D के हिसाब से जा रहा है, तो उसको आप होल्ड करके रखिए एटलीस्ट 3 to 5 स्टॉक, जो मेन आपका कोर स्टॉक है, ठीक है। लेट से वो लॉस में है, तो जब बाउंस बैक हो रहा है कहीं भी स्टॉक में, तो वहां पर आप उसको सेल कर दीजिए। मतलब लेट से आपका कोई 20-30% ज्यादा मेजर लॉस है, 60,000 लॉस है, 70,000 लॉस है, ठीक है। तो आप उसमें वेट मत करो कि ये कब ऊपर आएगा मैं उसको सेल करूंगा, ऐसा नहीं है। आपको स्टॉक मार्केट में आए तो आपको कुछ दक्षिणा देना पड़ेगा, तो एटलीस्ट वो सेल करके निकल जाओ और फंड को प्रिजर्व करके रखो और अच्छे स्टॉक में आप इन्वेस्ट करो। इतना खराब माहौल में भी कुछ कुछ स्टॉक है, मैक्सिमम स्मॉल कैप जितने भी स्टॉक है ना आपका 1,000 to 2,000, उसमें से अराउंड 80% तो परफॉर्म कर नहीं रहा है, ठीक है। कुछ कुछ स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें आपको जाना है। तो मेरा मेन पॉइंट था कि इतना खराब माहौल में भी कुछ कुछ स्टॉक है, ठीक है, कुछ लिमिटेड स्टॉक है, स्मॉल कैप में हो गया, लार्ज कैप में ज्यादा नहीं है, स्मॉल कैप में कुछ कुछ है, तो उसमें आपको रहना है, ठीक है। लेट से आपको आइडिया नहीं है कि किस स्टॉक में मैं जाऊं, तो एटलीस्ट मैं इस चैनल में मैं ट्राई करता हूँ अच्छे स्टॉक को डिस्कस करने के लिए, वो भी आप रिव्यू कर सकते हैं। और एक पॉइंट है, जैसे कि आप हम सुन रहे 2 साल से FII सेल ही कर रहा है, ठीक है, बट मतलब वो सेम टाइम में FII पूरा कभी सेल नहीं करता, ठीक है। FII बाय भी करते हैं, वो लिमिटेड स्टॉक रहते हैं जो कि अच्छे मतलब फ्यूचर ग्रोथ रहता है उनका, तो उसमें आप देख सकते हैं कुछ कुछ स्टॉक। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि मैं स्क्रीनर में चला जाता हूँ, ठीक है, TD पावर सिस्टम, इसमें देखेंगे जितने भी कैपिटल गुड वाले स्टॉक है इनको आप स्टडी कर लेना, ठीक है। ये देखिए इतना लास्ट 2 ईयर में इतना गिरावट हो रहा है, स्टिल ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो आपका मेन एम है अच्छे स्टॉक में रहना है, वो आपको कहीं ना कहीं फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास सब नेगेटिव है, तो सबको सेल कर दो, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक है, आप एक कोई सिंगल स्टॉक नहीं। कमिंस देख सकते हैं, कमिंस भी अच्छा क्या है, अराउंड देखिए उसका चार्ट पैटर्न। फार्मा में देखेंगे तो सेनोर फार्मास्यूटिकल, ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस टाइप के स्टॉक को आपको स्टडी करना पड़ेगा, मतलब आपको मेजर नहीं मिलेगा ये सब चीज, आपको R&D करने के बाद ही ये सब स्टॉक मिलता है, ठीक है। तो चलिए गाइज ट्रेजरी बॉन्ड देख लेते हैं, US 30 और ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड। अभी देखेंगे 1 डे से ये थोड़ा गिरावट हो रहा है, बट 1 ईयर का चार्टन आप देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई पे है, ऑलमोस्ट 5% में, ठीक है। तो आपको पता होगा कि बॉन्ड यील्ड हमारा स्टॉक मार्केट से इन्वर्सली रिलेशनशिप है, तो जितना बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा हमारा स्टॉक मार्केट उतना गिरेगा। तो अभी लेट से वार थोड़ा ईज हो जाता है तो इसमें गिरावट आ सकता है और हमारे मार्केट के लिए ये सही है, ठीक है। आपको मैं बॉन्ड प्राइस और यील्ड का जो कोरिलेशन है थोड़ा इजीली समझा देता हूँ। लेट से हमारा बॉन्ड प्राइस 100 रुपया है, ठीक है, 100, तो उसमें हमारा फिक्स्ड कूपन प्राइस है 5 रुपीज, लेट से 5 रुपीज है। अभी यील्ड कितना है इसमें, यील्ड ये है कूपन, तो यील्ड है 5%। तो लेट से अभी 100 से बॉन्ड प्राइस हमारा 80 हो गया है, तो कूपन प्राइस तो हमारा फिक्स है 5 ही है, तो यील्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा 6.25। ये बढ़ा क्यों, मैं कैलकुलेटर में समझा देता हूँ आपको। लेट से ये 80 है अभी, ठीक है, अब 80 बॉन्ड प्राइस है, 5 डिवाइडेड बाय 80 करेंगे तो देखिए परसेंटेज टर्म में 6.25 होगा, ठीक है। तो 6.25 है, तो पहले कितना था, बॉन्ड प्राइस 100 था, कूपन प्राइस 5 था, तो यील्ड हो गया 5%। अब बॉन्ड प्राइस डिक्रीज हो गया तो यील्ड क्या होगा, बढ़ जाता है, ठीक है। ये समझ गए आप, तो पूरा फुल चेन समझ लेते हैं। जब बॉन्ड प्राइस डाउन होता है तब यील्ड बढ़ता है, ठीक है, यील्ड बढ़ा, ठीक है, यील्ड बढ़ गया। जब यील्ड बढ़ जाता है बॉन्ड्स अट्रैक्टिव बन जाते हैं, तो क्या होता है, फ्रेश मनी बॉन्ड्स में जाता है, मतलब स्टॉक में कम आता है। फिर क्या होता है, जब स्टॉक में कम आता है कंपनी का बोरोइंग कॉस्ट कॉस्टली हो जाता है, तो जब कॉस्टली हो जाता है फिर क्या होता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। जब प्रॉफिट कम हो जाता है फिर क्या होगा, FPI इंडिया से डॉलर सेल करते हैं, तो स्टॉक का डिमांड कम जाता है, फिर अर्निंग प्रेशर आता है, फिर स्टॉक प्राइस फिर गिर जाते हैं और रुपी भी डाउन हो जाता है। तो ये कोरिलेशन है। तो इन नॉट सेल, ये जितना आपका बॉन्ड यील्ड गिरेगा हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। तो अभी ये ऑल टाइम हाई पे है। अब आप पूछ सकते हैं कि बॉन्ड प्राइस क्यों डाउन हो रहा है, ठीक है। बॉन्ड प्राइस क्यों डाउन होता है, क्योंकि अभी वार लाइक सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। जब वार लाइक सिचुएशन होता है तो उसमें क्या होता है, ऑयल प्राइस बढ़ता है, ऊपर जाता है, तो क्या होता है, इन्फ्लेशन हमारा ऊपर जाता है। जब इन्फ्लेशन ऊपर जाता है तो फेड क्या करता है, रेट बढ़ाने का खतरा रहता है। जब फेड रेट बढ़ाएगा क्या होगा, लोग बॉन्ड सेल करते हैं, फिर जब लोग बॉन्ड सेल करेंगे तो बॉन्ड प्राइस डाउन होता है।
ठीक है, ये सब कोरिलेशन है, ठीक है, ये आप समझ लेना। आप बीच में अभी पूछ सकते हो मतलब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तब फेड इंटरेस्ट रेट क्यों हाइक करता है, ठीक है, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, रेट हाइक कैसे इन्फ्लेशन रोकता है, ठीक है, जब कोई भी रेट बढ़ जाता है, ठीक है, तो लोन महंगा हो जाता है, ठीक है, लेट्स से लोन लोन महंगा हो गया है। जब लोन महंगा होता है तो लोग कम खर्चा करते हैं, लोन भी कम लेते हैं, तो क्या होता है, डिमांड कम हो जाता है, तो कंपनी प्राइजेस नहीं बढ़ा सकती, तो फिर इन्फ्लेशन रुक जाती है। एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। लेट्स से होम लोन का इंटरेस्ट रेट है 7%, अभी ईएमआई हमारा 25 के बन रहा है, ठीक है, इसमें 25 के। अब लोग क्या करेंगे, लोग घर खरीदते हैं, ठीक है, ये 7% देके ईएमआई 7% परसेंटेज में 25 के ईएमआई में लोग घर खरीदते हैं। अभी लेट से इंटरेस्ट रेट 9% हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो लोग क्या करेंगे, भाई ईएमआई अभी 32 के हो जाएगा। जब ईएमआई 32 के हो जाएगा, लोग और लेंगे क्या, नहीं लेंगे, लोग रुक जाते हैं, मतलब लोग लोन नहीं लेते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, डिमांड कम हो गया, तो क्या होता है, सब जितने बिल्डिंग का वो प्राइस सब घट जाते हैं, तो रियल एस्टेट सेक्टर फिर डाउन होता है। जब रियल एस्टेट सेक्टर फिर डाउन होता है तो सीमेंट स्टील पेंट कंपनी का ऑर्डर कम होता है, फिर उनका वो कंपनी का अर्निंग गिरता है, तो स्टॉक प्राइस भी गिरता है। जब कंस्ट्रक्शन रुक जाता है, फिर लेबर को काम नहीं मिलता, फिर वर्कर के पास पैसा नहीं होता, तो क्या करते हैं, फिर वो जब पैसा नहीं होता वो आदमी कम खर्चा करता है, इनडायरेक्टली रेस्टोरेंट, शॉप और ट्रांसपोर्ट सब स्लो डाउन हो जाते हैं, फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाता है, तो लोग रिसेशन में चले जाते हैं, लोग कम खर्चा करते हैं, ठीक है, तो पूरा साइकिल ऐसे राउंड राउंड घूमता रहता है, मतलब सब चीज सबके साथ लिंक रहता है। तो आपको मैं जितना रीजन सब बताया यूएस ट्रेजरी का और यूएसडी आईएनआर का, लेट से वार रुक जाता है तो सब चीज कूल ऑफ हो जाएगा, फिर नॉर्मल आ जाएगा, फिर मार्केट वहां से ऊपर भी जा सकता है। बट उसका अपोजिट हुआ, वार एलोंगेट हुआ, तो मार्केट और भी गिर सकता है। आपका एम होना चाहिए जितना खराब मार्केट में आप स्टॉक में डालिए पैसा, बट धीरे धीरे डालिए पैसा, आटे टाइम मत लगाइए और नंबर ऑफ स्टॉक डिक्रीज कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।